हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर देते हैं और आज अपन करते हैं अपने जो पर्यावरण अध्ययन है कक्षा 5 का भाग फर्स्ट, उसके जो अपने टॉपिक रह गए हैं उनको। तो देखिए अपन ने 4 चैप्टर अपने पढ़ लिए हैं पहले के वीडियोज़ में। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना 5वां पार्ट पर्यावरण अध्ययन का। तो देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें है अपने राजस्थान के पारंपरिक खेलों के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोगों को पूरा ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीकों से खेले जाते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं अपने पारंपरिक खेलों के नाम। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। पहला है मारधड़ी, दूसरा है सितोलिया, तीसरा गिल्ली डंडा, चौथा छिपा छिपी, पांचवा पकड़ा पकड़ी आदि। इसमें से कई खेल तो आप लोगों ने भी खेले होंगे फ्रेंड्स अपने बचपन में। तो फ्रेंड्स ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, जिसने खेला है उसको तो पता ही है कौन कौन से पारंपरिक खेल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। राजस्थान के पारंपरिक खेल हैं, नीचे आपको दे देंगे ऑप्शन में, और आपको पहचानना होगा कि कौन कौन से राजस्थान के पारंपरिक खेल हैं। तो ये सारे राजस्थान के पारंपरिक खेल हैं, आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। ये घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चर भर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टा चंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। तो ये कहाँ खेले जा सकते हैं? घर, चबूतरे, आंगन में बैठकर खेले जा सकते हैं। जैसे अपना है चर भर, पूछ ले चर भर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान का पारंपरिक खेल है। चौपड़ क्या है, सिंह बकरी क्या है, अष्टाचंगा क्या है, तो ये सब क्या है अपने राजस्थान के पारंपरिक खेल है जो बहुत ही कम साधनों के साथ खेले जा सकते हैं। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, वागड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन फिर से पुटअप हो सकता है, पूछ सकते हैं कि मेवाड़ में मकर संक्रांति पर क्या किया जाता है। तो मेवाड़ में मकर संक्रांति पर अपने सितोलिया खेला जाता है। क्या खेला जाता है? सितोलिया खेला जाता है, जिसको अपन पिट्ठू भी कहते हैं। तो पिट्ठू या सितोलिया कहाँ खेलते हैं? मेवाड़ में खेलते हैं। कब खेलते हैं? मकर संक्रांति पर खेलते हैं। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे है, पूछ लें भाई वागड़ में, मारवाड़ में और ढूंढाड़ में पतंगबाजी कब की जाती है, तो आपको याद रहना चाहिए मकर संक्रांति पर की जाती है। ओके, आगे देखिए कि अपने ये चित्रों के बारे में कुछ बताया गया है। आपके आस पड़ोस में क्या है, ये आपके काम का नहीं है, बस आपको यहाँ पर थोड़े चित्रों की डायग्राम दिखाए गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ लें। ये बिलियर्ड्स है, देखिए जो अपन बॉल से टेबल पर खेलते हैं ना, तो ये है बिलियर्ड्स, अपने कैरम का बड़ा रूप मान लीजिए इसको। फिर ये है अपना चेस बोर्ड, चेस अपन खेलते हैं इससे, इसको शतरंज कहते हैं हिंदी में। फिर तीरंदाजी, उसके बाद ये कबड्डी, ये अपनी कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में बताया हुआ है। आगे देखिए, जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उसे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह, आउटडोर खेल और बंद जगह, कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। तो जो कमरे के अंदर बंद कमरों में खेले जाते हैं उनको तो इंडोर गेम कहते हैं, जो मैदानों में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं। ओके, आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में जानें। अब ये आपको कुछ योग के आसन बताए गए हैं। सूर्य नमस्कार कितने प्रकार का होता है, उसके कितने चरण होते हैं, तो सूर्य नमस्कार है उसके 12 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सारे आपको करके बताए गए हैं। तो इससे आपको योगासन के बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज होती है, इससे आपके शारीरिक आसन हो जाते हैं, आपका अभ्यास हो जाता है। तो अब देखिए इसमें नीचे क्या बताया गया है, योगासन क्या है। तो इन चित्रों में देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए। जैसे आपको बच्चों को दिया गया है कि आप ताड़ासन का, पद्मासन का, पवन मुक्तासन का, इनका आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। आपके काम का नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। सूर्य नमस्कार या बहुत से आसनों का समूह है। जो सूर्य नमस्कार है वो क्या है, बहुत से आसनों का समूह है। आपको दिख रहा होगा इसमें 12 आसन ये कर रही है सूर्य नमस्कार के अंदर। तो कितने आसनों का समूह है, ये 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। अपने स्टूडेंट्स के लिए तो ध्यान, जो अपने कंसंट्रेशन है वो काफ़ी आवश्यक है। देखिए आगे दिया गया है इसमें कि इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। जो योग है वो अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास में भी क्या है, सहायक है।
अब आगे देखिए, ये चर्चा करनी आपके काम की नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नव युवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको लाइन दे के पूछ सकते हैं कि बताइए ये कथन किसने कहा था कि हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद रखिएगा कि हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग व खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून 2015 से तो शुरू हुआ था और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अपन योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है? ये है अपना 21 जून को। ओके, याद रखिएगा। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। ओके, ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है? तो वो 21 जून को है। शुरू कब हुआ था? 2015 से हुआ था। ओके, ये एक छोटा सा आपको बताया गया है कि खेलों से अपने क्या होता है, जीवन सुंदर होता है, स्वस्थ होते हैं। ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, करके सीखना आपको बताया गया है कि शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए, नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए, अपनी जगह पर 10-12 बार कूद कर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किसी स्थिति में सांस गर्म लेनी है और कई स्थिति में ठंडी लेनी है। कांच के खाली ग्लास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो, देखो क्या हुआ। ये बच्चों की एक्टिविटी है, आपके काम की नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि क्या हुआ, आपने देखा है गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है। क्या आ जाता है? धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। बस थोड़ा सा जनरली आपको बताया गया है कि अपनी जो सांसें हैं उनमें क्या होता है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण वो क्या होती है, ठंडी सतह पर जम जाती है और हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। अब देखिए, फूंक से आग जलाई जा सकती है, फूंक से आग बुझाई जा सकती है, वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जा सकते हैं। तो ये आपको बांसुरी बजाता हुआ दिखा रहा है, फूंक से आप बांसुरी जो है ये बजा रहे हैं। तो देखिए, ये एक छोटी सी आपको बताई गई है, एक यूनिट आपके काम की नहीं है, कोई सा भी आपके काम का नहीं है। यहाँ पर बस एक एक्टिविटी दी गई है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, आपके काम के हैं यहाँ पर। फिर लास्ट में आपके काम के क्या आते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। जो अपने लिम्बाराम है उनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, भक्ति शर्मा के बारे में पूछा जा चुका है। अपने ये 2 चीज़ें यहाँ से पहले भी पुटअप हो चुकी हैं अपने एग्जाम से, तो आपको याद रखना होगा। ये जो अपनी उपलब्धियां हैं, गौरवान्वित उपलब्धियां हैं, इनको याद रखना होगा कि तैराकी में कौन है, भक्ति शर्मा है, तीरंदाजी में कौन है, लिम्बाराम है, मुक्केबाजी में कौन है, मैरी कॉम है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, इनको तो क्रिकेट का गॉड कहते हैं। तो मतलब ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इसमें हमने देखा कि खेल आउटडोर व इंडोर 2 प्रकार के होते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। तो इसका आउटकम क्या निकल के आया, एक तो ये 4 आपको जो खेल की गौरवान्वित हस्तियां हैं उनको याद रखना होगा। इसके अलावा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि खेल अपने कौन कौन से हैं, पारंपरिक खेल हैं, उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, मार धड़ी सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिप्पी, पकड़ा पकड़ी, ये सब क्या है, पारंपरिक खेल हैं। कम साधनों में खेले जा सकते हैं, घर आंगन चबूतरों में खेले जा सकते हैं। इसके अलावा चौपड़, सिंह, बकरी, अष्टाचंगा आदि ये सब भी क्या है, चर भर वगैरह, ये भी पारंपरिक खेल हैं। तो पारंपरिक खेलों के नाम जरूरी हैं और उसके साथ में जो अपने लास्ट में जो ये 4 हस्तियां बताई गई हैं इन खेलों की, उनको याद रखना जरूरी है। बस इतना ही आउटकम इस चैप्टर का निकल के आता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट चैप्टर और देख लेते हैं। इसी में जो है अपना पार्ट 6, बीज बना पौधा। इसमें क्या है, तो देखिए बताया गया है कि जो अपने पौधे हैं उनके अलग अलग भागों से अपन भोजन प्राप्त करते हैं। जो अपने पौधे हैं उनको अलग अलग भागों को भोजन के रूप में अपन उपयोग में लेते हैं। जैसे कि अपने सामने यहाँ पर एक ये टेबल दी गई थी, अपन चावल है, चावल का तो बीज खाते हैं, सेब का पुष्पासन खाते हैं, गाजर की जड़ खाते हैं, बाजरे का बीज खाते हैं, मूली की भी जड़ खाते हैं, प्याज का कंद या तना खाते हैं। देखिए अब नए पौधे का बनना, नया पौधा कैसे बनता है उसका आपको बताया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको खास निकालने की जरूरत नहीं है, बच्चों की बात है, बातों में उनको बताया गया है कि नया पौधा कैसे बनता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सामने है। इसमें बस एक्टिविटी दी गई है कि आपको एक कटोरी में इनको डाल के रखना है और हर दिन उसको मतलब नोटिस करना है कि उसका समय के साथ कितने समय बाद में उसमें अंकुरण होता है, ये इसमें बताया गया है। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके लिए इंपॉर्टेंट जहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट शुरू होता है यहाँ से कि जो बिना बीज के पौधे उगते हैं वो कैसे उगते हैं। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपने घर में रखे आलू को बरसात के दिनों में अंकुर निकलते देखा होगा। इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दे तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पूछ सकते हैं आलू
जो आलू होता है वो कहाँ से बनता है? तो फ्रेंड्स आलू जो है वो आलू के में आई बर्ड्स जो होती है ना उसमें से अपने अंकुरण होता है। आलू क्या है? पेड़ का तना है। तो आलू क्या है? तना है, जड़ नहीं है। क्या है? तना है, आलू का खाने योग्य भाग। दूसरा पूछ सकते हैं जो पत्थर चट्टा है उसमें नया पौधा कहाँ से बनता है? तो जो पत्थर चट्टा है वो पुराने पत्ते से ही उसके नए पौधे जो है वो बनते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है। आगे देखिए, आपने अपने आसपास वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें व चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधे किस भाग से उगते हैं? हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गिल्ली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। नेक्स्ट है अपना, मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ लें जो मनी प्लांट है वो किससे बना? वो भी अपने किससे बना? टहनी से ही बना। गुलाब होते हैं वो भी तने से ही लगते हैं। ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल जो अपने सामने दिए गए हैं कि आलू क्या है वो भी तने से ही बनता है। ऐसे अपने सामने और कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन सा पौधा किस भाग से बनता है। तो आलू जो है वो तने से बनता है, मनी प्लांट है वो भी तने से ही लगता है, पुदीना है वो जड़ से लगती है, गुलाब है वो तने से लगता है, चमेली है वो तने से लगता है, पत्थर चट्टा है वो पत्ती से लगता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस इतना। ये आपकी टेबल इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसी में आपके पैरे का सारा निचोड़ आ जाता है। तो आपके इस चैप्टर से बस ये एक जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पेड़ है वो कौन सी जगह से उगता है। अब देखिए बीजों का इधर उधर फैलना, बीज इधर उधर कैसे फैलते हैं उसके बारे में है कि मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपक कर जानवरों के शरीर से चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स वो अपने यहाँ पर बताया गया है कि वो पक्षियों द्वारा होता है, जल है उसके द्वारा होता है, तेज हवा के द्वारा होता है, पक्षियों की चोंच में या जानवरों के शरीर से चिपक कर इधर उधर जो उनका बीज होते हैं वो चले जाते हैं। इससे क्या होता है? बीजों का प्रकीर्णन या बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। ओके, देखिए अब आगे की विदेशों से आए पौधे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको अच्छे से गौर करना है इस पर कि कौन से देश से कौन सा पौधा अपने भारत में आया है। तो देखिए, व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीचे दी गई तालिका में से जानिए कौन कहाँ से आया है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाली तालिका। अब इसमें आपको बताया गया है कि कौन से देश से कौन सी चीज़ अपने देश में आई है। तो जो अपनी चाय है वो कहाँ से आई है? वो चीन से आई है, चाइना से आया है। चाइना का माल है भाई चाय। तो चाय कहाँ से आई है? चीन से आई है। कॉफी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। नेक्स्ट है अपना भिंडी। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। तो भुंडे शकल के कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। जो निग्रो होते हैं भुंडे शकल के होते हैं। तो भिंडी जो है वो कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। सिर्फ याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ, किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। कॉफी पियोगे तो भी काले हो जाओगे। काले कहाँ? अफ्रीका के निग्रो। नेक्स्ट अपना गोभी। गोभी कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। गोभी ने भी अपना रूप संवारा है। तो गोभी ने भी क्या किया है? अपना रूप संवारा है। तो गोभी यूरोप, गोभी यूरोप, ये आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है मटर। मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। गोभी के साथ में मटर ने मिक्स होकर गोभी का क्या किया है? रूप संवारा है। गोभी और मटर ने क्या किया? एक दूसरे का रूप संवारा है। ऐसे आप इसको याद रख लेना है, गोभी मटर यूरोप से आए हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा था, आपको पूरा याद होना चाहिए। कौन सी फसल है, कौन से देश से आई है, पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप देख लेना एग्जाम में यहाँ से। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगाया। लेंटाना का पौधा आपने ये फूल देखे होंगे। तो यहाँ पर अपने राजस्थान में तो ये नहीं पाए जाते, ये अपने वहाँ पर पाए जाते हैं कलकत्ता, कर्नाटक, उस साइड में अपने चेन्नई वगैरह में ये पौधे बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बबूल पाया जाता है, ऐसे वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका से लाया गया था लेंटाना का पौधा। इसको सबसे पहले कोलकाता में लगाया गया था
और एक अंग्रेजी अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसीलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। ये अपना यूकेलिप्टस जिसको अपन सफेदे का पेड़ कहते हैं, तो यूकेलिप्टस कहाँ से आया था? ये ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ये तमिलनाडु में लगाया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लाकर तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में लगाया गया था, इसीलिए यूकेलिप्टस को नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। ये गाजर घास अपने सामने है, काफी मात्रा में फैला हुआ है। ये भी अधिकतर तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भी दक्षिण में ही अधिकतर फैले हुए हैं, पर अपने राजस्थान है उसमें भी ये गाजर घास देखने को मिलती है बहुतायत में। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यूकेलिप्टस जो है वो कहाँ से आया था? यूकेलिप्टस आया था अपना ऑस्ट्रेलिया से। जो अपना लेंटाना है ये कहाँ से आया था? ये दक्षिण अमेरिका से आया था। और जो गाजर घास है ये अपने कहाँ से आया था? ये भी अपने अमेरिका से ही आया था। तो ये अपने तीनों पेड़ इंपॉर्टेंट हैं। विदेशी पेड़ जो अपने भारत में आए हैं, भारत के नहीं थे ये आपको यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे आपने क्या सीखा? तो इससे आपने देखा कि बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैलकर प्रकरणित होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन ने ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये 2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये प्लांट्स के बारे में कौन सा प्लांट कहाँ से आया है, और तीसरा ये वाली टेबल कि कौन सा जो भाग है वो किससे बनता है, अपने जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा भाग किससे बनता है। फ्रेंड्स ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये दोनों खत्म होते हैं यहाँ। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे अपना पार्ट 7 वृक्षों की महिमा, जो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।